आज हम बात करेंगे ड्रूड लॉरेंज के विद्युत चालकता सिद्धांत के बारे में या अनअपब्रस्ट इलेक्ट्रॉन गैस की विद्युत चालकता। ड्रूड लॉरेंज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में सेकेंड ईयर के अंदर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अगर एक एनर्जी के संगत एक ही एनर्जी लेवल है तो हम उसे बोलते हैं नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल, और अगर एक एनर्जी के साथ में एक से अधिक एनर्जी लेवल जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल। तो बात बहुत पुरानी है। 1900 में ड्रूड ने धात्विक चालकता की व्याख्या करने के लिए धातुओं के इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का उपयोग किया तथा 1905 में लॉरेंज ने इस सिद्धांत का विकास किया। इसलिए यह सिद्धांत अब ड्रूड लॉरेंज सिद्धांत कहलाता है। इनके अनुसार धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक बंद बर्तन में भरी साधारण गैस की तरह व्यवहार करते हैं तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का ये समूह अनअपब्रस्ट इलेक्ट्रॉन गैस भी कहलाता है और बाह्य क्षेत्र यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका माध्य वेग यानी सिग्मा वी एन इज इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो नेट जो इसका वेग आएगा वो हमेशा 0 होगा। जब किसी धातु के तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है जो त्वरण उत्पन्न करता है। माना तार में प्रति घन मीटर यानी प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और जब इन पर x दिशा में विद्युत क्षेत्र Ex लगाया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स x दिशा में त्वरित हो जाते हैं। इसलिए x दिशा में इलेक्ट्रॉन का त्वरण सिंपल न्यूटन के दूसरे नियम से F इज इक्वल टू ma तथा F इज इक्वल टू QE। देयरफॉर Ax, क्योंकि x दिशा में त्वरण ज्ञात करना है, सो Ax इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, माइनस QEx डिवाइडेड बाई m। और जैसा हमको पता है जो त्वरण है वो वेग में परिवर्तन की दर है, सो यू कैन ऑलवेज राइट dvx by dt is equal to minus qex upon m as equation number 1। अब राइट हैंड साइड सभी इलेक्ट्रॉन के लिए समान है क्योंकि q और m या q by m सबके लिए समान होगा, और अगर एक नियत विद्युत क्षेत्र है तो राइट हैंड साइड समान होगी। इसलिए अगर हम औसत मान निकालें dvx by dt का तो वो समीकरण एक वैध होगी। देयरफॉर यहाँ औसत मान रख दें कुल मिलाकर के समीकरण एक में, तो d by dt ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ Vx एट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex इज इक्वल टू माइनस QEx by m, which will take equation नंबर 2। चूंकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में उत्पन्न माध्य वेग अपवाह वेग कहलाता है, तो ये जो औसत वेग है उसे हम Vd से लिखेंगे, d फॉर ड्रिफ्ट यानी अपवाह। इसलिए dVd बाई dt, और वहाँ विद्युत बल के कारण ये उत्पन्न हो रहा है इसलिए नीचे बल लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस QEx बाई m। इसलिए धारा घनत्व J विल बी Jx क्योंकि x दिशा में होगा, और धारा घनत्व हो जाएगा माइनस QNVD। अब देखिए Q है आवेश, N है आवेश बटा आयतन, और VD है दूरी बटा समय। तो अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करें तो ये आ जाएगी धारा बटा क्षेत्रफल यानी धारा घनत्व J हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा समीकरण अगर 5 को हम डिफरेंशिएट करें, डेल्टा Jx बाई डेल्टा T या dJx बाई dt इज इक्वल टू माइनस QN विच इज कांस्टेंट, और इधर आ जाएगा dVd बाई dt, और dVd बाई dt समीकरण 4 से सब्सटीट्यूट कर दें तो ये माइनस QN इंटू माइनस QEx बाई m becomes Q square N upon m into Ex, which will take equation number 6।
तो समीकरण 6 से स्पष्ट है कि नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धारा घनत्व का मान लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। परंतु अगर हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से इसकी कंपैरिजन करें तो प्रायोगिक तथ्य के अनुसार धारा घनत्व नियत बना रहता है। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? इस विरोधाभास को दूर करने के लिए ड्रूड ने यह माना कि विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन की वेग में तब तक ही वृद्धि होती है जब तक कि वह किसी और इलेक्ट्रॉन या आयन से न टकरा जाए। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन की विद्युत क्षेत्र से संचित ऊर्जा को पूर्ण रूप से खो देता है और एक बार फिर पहले की तरह रैंडम गति करने लगता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग बढ़ नहीं पाता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तुरंत से समाप्त नहीं होता है, बल्कि साम्य अवस्था प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें निकाय साम्य अवस्था से हटने के पश्चात पुनः साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होता है, विश्रांति प्रक्रियाएं कहलाती है, रिलैक्सेशन प्रोसेसेस कहलाती है। सामान्यतः निकाय के साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होने की दर अर्थात अपवाह वेग में कमी की दर उस क्षण अपवाह वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी डी वी डी बाई डी टी लॉस कैसे करेगी वेग? टक्कर के कारण। तो नीचे टक्कर लिखा है एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी, और जब हटाएंगे कांस्टेंट तो आ जाएगा -1/टाउ, जहाँ टाउ रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल कहलाता है। अब विश्रांति काल को और समझते हैं। माना चालक गैस में जैसे ही अपवाह वेग VR0 के बराबर यानी प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाता है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र को हटा दिया जाता है। अब पुनः इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग टक्करों के कारण कम होना शुरू होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण जो अपवाह वेग गेन किया वो टक्करों के कारण वापस लूज होता जाएगा। इसलिए डी वी डी बाई डी टी which is minus Vd by tau that can be written as dVd by Vd, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं और फिर करेंगे इंटीग्रेट। तो dVd by Vd is equal to minus dt by tau. सो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम Vd एट 0 स्टार्टिंग में जब विद्युत क्षेत्र हटाया गया और फिर Vd एट ए पर्टिकुलर टाइम t, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log Vdt अपॉन Vd0 इज इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ। नेचुरल लॉग जब उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी वी डी टी इज इक्वल टू Vd0 e⁻ माइनस टी बाई टाउ। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 8। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के हटने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग चर घातांकी रूप से यानी एक्सपोनेंशियली घटता जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जहाँ Vd को t के साथ प्लॉट किया गया है, आलेखित किया गया है। तो एट t इज इक्वल टू 0 Vd0 मान है और वहाँ से एक्सपोनेंशियली घटना शुरू होता है, और जब t बराबर t टाउ हो जाता है तो ये Vd का t पर मान वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम पर वेग को बताएगा। तो समीकरण 8 में अगर हम t इज इक्वल टू टाउ रख दें तो जो राइट हैंड साइड है वो e⁻⁻1 साथ में आ जाएगी, यानी 1/e आ जाएगी, और 1/e आपको पता है 0.368 यानी 36.8% मैक्सिमम यानी प्रारंभिक अपवाह वेग का 36.8% वेग जहाँ रह जाता है वो टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अतः जितने समय में अपवाह वेग का मान घटकर अधिकतम मान जो कि प्रारंभिक वैल्यू थी यानी जब विद्युत क्षेत्र हटाया गया का लगभग 37% रह जाता है, उसे विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ना व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? माना इलेक्ट्रॉन जालक टक्कर यानी इलेक्ट्रॉन और जो पीछे रह गए वो जालक लैटिस, उसकी जो टक्कर है वो टोटली इलास्टिक है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। यद्यपि ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि ऊर्जा के रूप में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय जब टकराएगी तो ऊर्जा का कुछ पार्ट ऊष्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो क्षय तो होता है, लेकिन फिर भी हम अप्रॉक्सीमेशन के तहत ये मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन लैटिस की इंटरेक्शन है वो इलास्टिक है। टकरों से इलेक्ट्रॉन वेग में
परिवर्तन होता है, परंतु यह वेग परिवर्तन लगभग 1:10⁶ के अनुपात में अर्थात नगण्य होता है। इस प्रकार प्रत्यास्थ टक्कर मानना अप्रोक्सीमेशन ही है। माना टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग पूर्णतया अनियमित हो जाता है, यानी टोटली रैंडम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो टक्कर से पूर्व माध्य वेग इज इक्वल टू वी तथा टक्कर के पश्चात माध्य वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में आ जाएगा तो इसका माध्य वेग वापस 0 हो जाएगा। अतः टक्कर से माध्य वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 0 माइनस वी डी, दैट इज टू से माइनस वी डी। यदि माध्य संगत काल यानी कुलिशन टाइम टाउ सी हो, सी फॉर कुलिशन, तो टक्कर से माध्य वेग में परिवर्तन की दर दैट इज टू से डेल्टा वी डी बाई डेल्टा टी, कुलिशन या टक्कर इज इक्वल टू माइनस वी डी बाई टाउ सी आ जाएगा यहाँ पे। अब फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 10 टाउ सी इज इक्वल टू टाउ, अर्थात विश्रांति काल इलेक्ट्रॉनों के जालक से माध्य संगत काल के बराबर होता है। नाउ वी स्विच ओवर टू विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे ज्ञात करेंगे। निकाय में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में परिवर्तन बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा झालक आयनों से टक्कर के कारण होता है। अतः अपवाह वेग में कुल परिवर्तन या जो ड्रिप वेलोसिटी, उसमें जो दो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, एक तो है बाहर से लगाया गया बल और दूसरा कोलिजन। Therefore, dVd by dt can be written as minus q Ex by m minus Vd by tau। विद्युत क्षेत्र Ex आरोपित करने के कुछ समय पश्चात अपवाह वेग में परिवर्तन शून्य हो जाता है। यह स्थिति निकाय की स्थायी अवस्था कहलाती है। अतः स्थायी अवस्था में Vd में परिवर्तन की दर 0 हो जाएगी, इसलिए समीकरण 12 से minus q Ex by m minus Vd by tau is equal to 0, which means Vd is equal to minus q tau by m into Ex. Therefore, Vd is proportional to Ex and Vd is also proportional to tau. अतः धारा घनत्व Jx हमने ऊपर लिखा था माइनस क्यू एन इंटू वी डी, और ये वी डी का मान यहाँ पर रखें, दैट इज माइनस क्यू टाउ बाई एम इंटू ई एक्स। तो हमारे पास समीकरण 14 आ जाएगी, जे एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन टाउ बाई एम इंटू ई एक्स। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की दिशा ई एक्स व जे एक्स के विपरीत होती है। तो ऑफकोर्स जिधर ई एक्स होगा उधर ही जे एक्स है, और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो वो जे एक्स के भी विपरीत दिशा में होगा। अब हम निकालते हैं मोबिलिटी, गतिशीलता वी डी बाई ई एक्स का अनुपात होता है, यानी विद्युत क्षेत्र लगाने पे जो अपवाह वेग उत्पन्न हुआ उसका विद्युत क्षेत्र के साथ अनुपात गतिशीलता या मोबिलिटी कहलाती है। तो वी डी बाई इक्वेशन 13 अगर हम इस्तेमाल करें तो वी डी बाई ई एक्स निकाले तो सीधा सीधा माइनस क्यू टाउ बाई एम आ जाएगा। देयरफॉर जे एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन टाउ बाई एम ई एक्स, और ई एक्स नीचे ले आए तो जे बाई ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि ओम का नियम कहलाता है। तो विद्युत चालकता हो जाएगी क्यू स्क्वायर एन टाउ बाई एम, दैट इज टू से माइनस क्यू टाउ बाई एम इंटू माइनस क्यू एन। सो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू एन इंटू म्यू इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी आ जाएगी। तो ड्रूड के अनुसार जालकों आयनों के मध्य गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन का व्यवहार अन्य अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, नॉन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस के समान होता है, और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी का पालन करते हैं। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक एक सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है जब तक कि वह जालक से टकराकर स्कैटर्ड नहीं हो जाए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो लगातार टक्करों के बीच तय की गई दूरी, जैसा आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना या अभिगमन घटनाओं के अंदर मुक्त पथ कहलाती है, और इनका औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है, जिसे सामान्यतया लैम्डा से लिखते हैं। यदि संघट के पश्चात इलेक्ट्रॉन अपनी पूर्ववर्ती रैंडम गति में लौटे, यानी पहले वाली रैंडम गति में आ जाए, तो अपवाह वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा इज इक्वल टू वेग इंटू समय हो जाएगा। और अगर हम वेग को v बार को 3 kT/m रखें जो कि वर्ग माध्य मूल मान होता है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई वी बार, मीन्स लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ m/3 kT। ये मान अगर हम रखें टाउ का ऊपर समीकरण में सिग्मा वाली में, दैट इज q² n टाउ बाई m में, तो टाउ की जगह हमारे पास लैम्डा इंटू m/3 kT आ जाएगा, विच मीन्स सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई अंडर रूट ऑफ टी। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जैसा कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का मैंने अभी जिक्र किया, हमने पढ़ा है कि जो माध्य मुक्त पथ है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा ताप के व्युत्क्रमानुपाती है और अंडर रूट टी ऑलरेडी नीचे है समीकरण 18 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा है वो 1/t⁻3/2 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, या t⁻⁻³ के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, जिससे प्रतिरोधकता जो कि चालकता की उल्टी होती है 1/सिग्मा होती है, वो t⁻3/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इस प्रकार सामान्य ताप पर अनअपभ्रष्ट गैसों की प्रतिरोधकता t⁻3/2 के अनुक्रमानुपाती होती है और चालकता 1/t⁻3/2 होती है। जबकि प्रयोगों द्वारा सिग्मा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है, जो कि लॉरेंज ड्रूड सिद्धांत की कमी है, और इस कमी को समरफील्ड ने दूर करने का प्रयास किया, जिसकी चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे।